अगर आप कुछ भी फॉलो नहीं करते ना, आपको कुछ भी नहीं आता है, सिर्फ आप 3 से 4 महीने अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे भी प्रैक्टिस कर लेंगे ना, तो मैं 100% दावे के साथ बोल सकता हूं कि आप यहां से कुछ ना कुछ अर्न करके जाओगे। जनरली आप 1 से 2 ट्रेंड लाइन और ये वीडियो देख लेंगे ना, तो फिर मूविंग एवरेज वाली वीडियो नहीं भी देखेंगे तो भी आपका काम चल जाएगा। तो मैं ये 4 सपोर्ट और रेजिस्टेंस को फॉलो करता हूं, तो इन चारों के बारे में आप लोग को मैं यहाँ पे बताऊंगा, तो वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए कि मैं अलग अलग तरीके से सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देखता हूं। तो मैं सारे तरीके आप लोग को बता दूंगा, जिस कंडीशन में उस समय बैंक निफ्टी फिट बैठेगा उस कंडीशन को हम यहां पे अप्लाई करेंगे। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक होता है हॉरिजॉन्टल लाइन का सपोर्ट और रेजिस्टेंस, एक होता है ट्रेंड लाइन का सपोर्ट और रेजिस्टेंस, एक होता है मूविंग एवरेज का सपोर्ट और रेजिस्टेंस, और एक होता है मैं फॉलो करता हूं वो है फिबोनाची का सपोर्ट और रेजिस्टेंस। तो मैं ये 4 सपोर्ट और रेजिस्टेंस को फॉलो करता हूं, तो इस चारों के बारे में आप लोग को मैं यहां पे बताऊंगा। तो वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए, समझिए, सीखिए, सारा गेम प्रैक्टिस का है। देखिए मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस बहुत आसान भाषा में आसान तरीके से बताऊंगा कि किस तरह से इसको आपको इंप्लीमेंट करना है। तो वीडियो को ध्यानपूर्वक देखेंगे तो चीजें समझ में आ जाएंगी। अगर आप कुछ भी फॉलो नहीं करते ना, आपको कुछ भी नहीं आता है, सिर्फ आप 3 से 4 महीने अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे भी प्रैक्टिस कर लेंगे ना, तो मैं 100% दावे के साथ बोल सकता हूं कि आप यहां से कुछ ना कुछ अर्न करके जाओगे। लेकिन उस अर्न करने के लिए आपको क्या फॉलो करना पड़ेगा? रूल्स, रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट। तो चलिए मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस को समझाता हूं, वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए, समझिए और सीखते रहिए। ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस ना बहुत आसान, इसको आइडेंटिफाई करना है, बहुत ही आसान। मैं पहले तरीकों को बताता हूं, जो हॉरिजॉन्टल लाइन में सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमारे बनते हैं ना, मैं उसके बारे में यहां पे बताता हूं, उसको किस तरीके से ट्रेड करना है, क्या क्या चीजें वहां इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो मैं ट्रेंड लाइन पे बना दूंगा, उसके बाद मूविंग एवरेज के सपोर्ट और रेजिस्टेंस को। जनरली आप 1 से 2 ट्रेंड लाइन और ये वीडियो देख लेंगे ना, तो फिर मूविंग एवरेज वाली वीडियो नहीं भी देखेंगे तो भी आपका काम चल जाएगा, क्योंकि किसी एक चीज में परफेक्ट होना यहां पे जरूरी है। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस की मैं 4 चीजें फॉलो करता हूं और चारों को मैं बता दूंगा, तो आप लोग उसमें से जो आपको पसंद हो या चारों को मिक्स करके देखोगे तो क्या होगा ना, किसी दिन क्या होगा, सपोर्ट रेजिस्टेंस हॉरिजॉन्टल लाइन पे अच्छा नहीं बनेगा तो ट्रेंड लाइन पे बहुत अच्छा बनता है। जब प्राइस चलता है ना, तो ट्रेंड लाइन पे जो सपोर्ट रेजिस्टेंस बनते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। जब मार्केट रेंज के अंदर में फंसा होता है ना, तब आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस हॉरिजॉन्टल लाइन वाले सपोर्ट रेजिस्टेंस बहुत अच्छा वर्क करते हैं। जब मार्केट बहुत तेजी से ऊपर या नीचे जाता है, देखिए मैं सब चीजें बता रहा हूं, आप लोग चीजों को एनालिसिस नहीं करते। जब मार्केट बहुत तेजी से ऊपर या नीचे जाएगा तो वहां पे आपको फिबोनाची वाली जो रिट्रेसमेंट का सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता है वो बहुत अच्छा वर्क करता है। तो सबके अपने अपने तरीके हैं। मान लीजिए मार्केट यहां से निकलता है, इस पॉइंट से मार्केट निकलता है, एक बार मार्केट इस पॉइंट के आसपास में कहीं पे जाता है, ठीक है। जितना आसान यहां पे दिखेगा उतना आसान वहां पे नहीं होगा। ध्यान रखना, लाइव मार्केट में चीजों को आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल होता है। उसके लिए आपको एक प्रैक्टिस की जरूरत होती है, बहुत कठिन परिश्रम आपको करना पड़ेगा और उस जगह पे जाकर डिसीजन लेना पड़ता है। डिसीजन क्या होता है, लोग यहाँ पे डिसीजन नहीं लेते, इंतजार करते रहते हैं, तो यहाँ पे आपको डिसीजन लेना पड़ता है। देखिए जब यहाँ पे हम ट्रेड ले रहे हैं ना, तो अपनी एनालिसिस के हिसाब से हम 60, 40, 70, 30 या 50-50 का एक ट्रेड यहाँ पे लेते हैं। वो निकल जाने के बाद ट्रेड आपका चल गया तो वही 100% आप प्रॉफिट हो जाओगे। ये सक्सेस रेट का 100% हो गया। मान लीजिए ये नहीं गया तो 50% हो जाएगा। जब इसी तरह से आप 10-20 ट्रेड करोगे ना, तब उसका सक्सेस रेट आप निकाल पाओगे, तो आपको समझ पाओगे कि किस तरीके से आप ट्रेड कर रहे हो। तो यहाँ से मार्केट चला, मार्केट आके यहाँ पे रुक गया, फिर से मार्केट यहाँ से नीचे आया, यहाँ से रुका, यहाँ पे कुछ प्रॉफिट बुकिंग आ गया, यहाँ पे सेलर एक्टिव हो गया, मार्केट को नीचे लेके आया, मार्केट यहाँ पे नीचे आया, फिर से मार्केट ऊपर की साइड में गया और इसी जगह के आसपास मार्केट आके फिर से रुकने लगा। तो मार्केट यहाँ पे आके रुक गया। तो ये एरिया हमारा क्या हो गया? देखिए पहली बार मार्केट यहाँ पे गया, इस जगह पे रुक गया, मार्केट दूसरी बार भी आया, इसी जगह पे रुक गया, तो ये एरिया क्या हो गया? हमारे लिए रेजिस्टेंस हो गया। इसको हम रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई करने लगेंगे। मैं एक चीज बहुत आसानी से आप लोग को समझाता हूँ। अगर आप बिल्कुल नए हो, 2 महीने, 6 महीने, साल भर से आप मार्केट में हो और आप प्रॉफिटेबल नहीं हो, तो इसको भी मत मानो। आप ये मानो कि मार्केट जब एक बार और जाएगा और इस तीसरी बार यहाँ पे आएगा ना, तब मैं मानूंगा कि ये रेजिस्टेंस बन चुका है। ये रेजिस्टेंस फर्स्ट हो गया, सेकंड टाइम आके इसी रेजिस्टेंस के आसपास में रुका और थर्ड टाइम भी इसी जगह के आसपास बैंक निफ्टी आ चुका है, ठीक है। ये हम मानते हैं कि हम डेली चार्ट पे ये सारी चीजें देख रहे हैं। देखिए सबसे पहले तो आपको डेली चार्ट पे समझना होगा। अगर आप डेली चार्ट में ट्रेंड को नहीं समझोगे ना, तो सपोर्ट रेजिस्टेंस को आप अच्छी तरीके से ट्रेड नहीं कर पाओगे। जिस ट्रेंड में मार्केट होता है ना, उस तरीके से वो काम करेगा। ट्रेंड की साइड में बहुत अच्छा मूव देगा, ट्रेंड के अगेंस्ट मूव स्लो होता है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो मार्केट यहाँ से निकला, फर्स्ट टाइम यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस लिया, सेकंड टाइम मार्केट फिर से नीचे आया और ऊपर गया, तो सेकंड टाइम इसी जगह पे रेजिस्टेंस लिया। अब सप्लाई जोन मतलब हो गया कि मार्केट जब भी यहां पे आता है ना, तो कोई खरीदने के लिए यहां पे तैयार नहीं हो रहा है, यहां पे बेचने के लिए लोग तैयार हो रहे हैं। कौन से लोग? जिन्होंने यहां पे बाइंग किया है वो बेचने के लिए तैयार हो रहा है, या फिर नए सेलर भी इस जगह एक्टिव हो जा रहे हैं। तो उन लोग को लग रहा है कि यार मार्केट इसी जगह पे जा जाके कंटिन्यू नीचे आ रहा है, तो नए सेलर भी यहां पे एक्टिव हो जाएंगे, तो ये एरिया हमारे लिए रेजिस्टेंस हो गया। अब रेजिस्टेंस कोई एक पॉइंट नहीं होगा, हो सकता है बैंक निफ्टी यहां से निकला और ये गया यहां पे मान लीजिए 32,420 पे, सेकंड टाइम ये यहाँ पे आया और इस बार क्या किया? 32,420 भी नहीं किया, ये हो गया 32,380 पे ही घूम गया। तो ये एक जोन बनता है, ठीक है ना, एक जोन होती है। जैसे मैं एक लाइन यहाँ पे रेक्टेंगल आप ड्रॉ कर लो, ठीक है। तो इस तरह की एक लाइन, एक जोन ड्रॉ करते हैं कि 420 से 380 यहाँ पे गया। अब तीसरी बार बैंक निफ्टी वापस गया और वापस इस जगह पे आके इसने ट्रेड किया, इस जगह पे आके ट्रेड कर रहा। हो सकता है ये वाला जो लेवल होगा वो होगा यहाँ पे 42,400, मान लीजिए 400 का होता है। अब ये 3 अलग अलग रेजिस्टेंस बनाया, लेकिन ये एक जोन बनाया। देखिए जब कोई भी स्टॉक्स होता है ना, स्टॉक्स हो, इंडेक्स हो, कोई भी होगा ना, तो ये हम मान के चलते हैं कि 0.5% से 1% की एक रेंज बन सकती है। हो सकता है बैंक निफ्टी वही रेंज 250 से 300 पॉइंट की भी बना सकता है, ठीक है। स्टॉक्स कोई हो तो 1% मान लीजिए 1000 का स्टॉक है, तो हो सकता है कि 8 रुपए से 10 रुपए की एक रेंज बनाए। तो एक रेंज होती है, उस रेंज को हम सपोर्ट या रेजिस्टेंस मानते हैं। तो यहाँ पे हम क्या फॉलो कर रहे हैं? रेजिस्टेंस को। तो मान लीजिए कि ये हमारा रेजिस्टेंस बन गया। अब ये 3 जोन हमारे निकल गए। बैंक निफ्टी ने एक दिन कहाँ पे क्लोज किया? 400 पे, एक दिन कहाँ पे क्लोज किया? 380 पे, एक दिन कहाँ पे क्लोज किया? 420 पे। अब ये 3 अलग अलग लेवल हमारे पास में है।
ठीक है। अब क्या करेगा बैंक निफ्टी, मान लीजिए अगली बार फिर से बैंक निफ्टी नीचे आके और इस बार जाके इसने इस रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर कहीं पे क्लोज कर दिया, मान लीजिए ये क्लोज कर देता है, लेकिन इस रेजिस्टेंस, हमने क्या रेजिस्टेंस मान लिया है, हमने रेजिस्टेंस ये मान लिया कि 3 बार बैंक निफ्टी इस जोन के आसपास आके रुकता है, तो हमने ये रेजिस्टेंस मान लिया कि अगर बैंक निफ्टी अब 32,430 यानी जो ये ऊपर की रेंज है, जो एक ऊपर की रेंज बनी है ना, इस ऊपर की रेंज से भी 10-20 पॉइंट हम बफरिंग पकड़ लेते हैं कि उसके ऊपर जाके क्लोज करेगा, तब हम ये मानेंगे कि बैंक निफ्टी ने इस रेजिस्टेंस जो कंटिन्यू बार बार यहां पे सेलर एक्टिव हो जा रहे थे, इस बार बायर ने क्या है, बायर ने इस बार जोश दिखाया, बायर ने इस बार दम दिखाया और कहां पे लाके क्लोज कर दिया, 32,430 पे क्लोज कर दिया, जो हम पिछले 3 बार से नहीं कर पा रहे थे। पिछले 3 बार से क्या कर रहे थे, सेलर यहां पे एक्टिव हो जाते हैं, सेलर इसको बार बार नीचे की साइड में लेके आ रहे थे। अब ये 430 पे इसने क्लोज कर दिया, मतलब अब बैंक निफ्टी ने इस रेजिस्टेंस को क्लोज कर दिया, यानी इस रेजिस्टेंस के ऊपर निकल गया, मतलब ये क्या हो गया, ब्रेकआउट हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, हमारा ब्रेकआउट हो गया, यानी मार्केट ने ब्रेकआउट कर दिया है, जो रेजिस्टेंस बार बार बन रहा था वो ब्रेकआउट हो गया। तो यहां पे 2 तरह की चीजें होती है, आप चीजों को ध्यान से समझिएगा। अगर ये डेली चार्ट पे मान लीजिए इसी लेवल के आसपास, मान लीजिए 400 का ब्रेकआउट है, एक लेवल बता रहा हूं अभी फॉलो करना, बहुत सारी चीजें इसमें भी इंप्लीमेंट करते हैं। तो मान लीजिए ये 450 460 के ऊपर जाके बैंक निफ्टी ने क्लोज कर दिया, ठीक है। अगले दिन 2 चीजें यहां पे हो सकती है, ठीक है, या तो इसने ये ब्रेकआउट के ऊपर आसपास क्लोज किया तो हो सकता है कि गैप डाउन ही ओपन हो जाए, या फिर बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो जाए। देखिए बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो जाता है ना, तो उस कंडीशन में हमेशा प्राइस एक्शन को ही फॉलो करना चाहिए। बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो गया तो हमेशा उस कंडीशन में प्राइस एक्शन को ही आपको नेक्स्ट डे फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। अगर गैप डाउन हो गया तो ये चीजें ध्यान रखना कि अगर ब्रेकआउट के बाद गैप डाउन हो गया और गैप डाउन के बाद ये पहले 10-15 मिनट के लो को ब्रेक नहीं किया ना, तो ये आप मान के चलना कि 10 टाइम में से कम 8 टाइम मार्केट यहां से रिकवर करेगा और ये ब्रेकआउट लेवल है उसके ऊपर जाकर ट्रेड करना स्टार्ट करेगा। ये एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। कब, जब मार्केट ब्रेकआउट करे और ब्रेकआउट के बाद पहले 10-15 मिनट के लो को ब्रेक ना करे, ये ध्यान रखना, पहले 10-15 मिनट के लो को वो ब्रेक ना करे तो मार्केट कंटिन्यू ऊपर की साइड में निकल जाता है। ये बहुत बड़ा गैप डाउन नहीं, ऐसा नहीं कि 3% गैप डाउन हो जाएगा तब भी हम ये चीजें कर रहे हैं। ये इसी लेवल के पास, मान लीजिए हमने 430 पे क्लोज किया तो ये हो सकता है 300 पे ओपन हो जाए, 250 पे गैप डाउन ओपन हो जाए। पहली कैंडल यहां पे इंपॉर्टेंट होती है ट्रेड करने के लिए, ब्रेकआउट लेवल। ये मैं चीजें बता रहा हूं कि मार्केट आज क्लोज किया तो हम कल किस तरीके से ट्रेड कर रहे हैं। ऐसे ही सपोर्ट और रेजिस्टेंस इंट्राडे में भी बनते हैं, तो इंट्राडे की वीडियो आप लोग के लिए नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी तो चीजें समझ में नहीं आएगी। पहले सपोर्ट और रेजिस्टेंस डेली चार्ट पे आप फॉलो करो। जैसे आज मैं वीडियो बना रहा हूं तो इसको आप नेक्स्ट वीक के लिए आप बैंक निफ्टी पे सपोर्ट रेजिस्टेंस निकाल लो, निफ्टी पे निकाल लो, स्टॉक्स पे निकाल लो, 4-5 स्टॉक्स निकालो और देखो वो कब ब्रेकआउट करता है और ब्रेकआउट के बाद उसकी मूवमेंट को पहले ट्रैक करो, ठीक है। तो ये यहां पे क्लोज होने, यहां पे अगर ओपन होता है ना तो यहां से बहुत तेजी से ऊपर की साइड में ये निकल सकता है अगर पहले 5-7 मिनट के लो को ब्रेक नहीं करता है तो। अब मान लो ये 430 के आसपास का इसने क्लोज किया है और उस दिन शायद इसने, हो सकता है कि हाई इसने 32,500 का लगाया हो, किस दिन, जिस दिन इसने ये क्लोज किया है 32,500 का लगाया, और अगर आज ये 32,500 के नीचे ही ओपन हो रहा है और जैसे ही 500 को निकालेगा ना, यहां पे बहुत तेज मूवमेंट आपको होती हुई दिखेगी इंट्राडे में। क्यों? क्योंकि एक तो हमने जो रेजिस्टेंस था उस रेजिस्टेंस लेवल के नीचे हमने ऊपर हमने क्लोज कर दिया। तो जो लोग ये सोच रहे थे कि शायद कल हम देखते हैं कि शायद इस रेजिस्टेंस के ऊपर तो क्लोज कर रहा है लेकिन बहुत ज्यादा ऊपर क्लोज नहीं कर रहा, तो वो पोजीशन शायद 10-20 पॉइंट 100 पॉइंट का रिस्क लेके और पोजीशन को लेके जा सकते हैं। तो वो कब पोजीशन को कवर करेंगे, जैसे ही ये कल वाले हाई को निकालना स्टार्ट करेगा ना। जैसे कल वाला हाई के लिए अब रेजिस्टेंस, आज के लिए रेजिस्टेंस क्या हो गया अभी, जैसे मान लीजिए 500 का इसने हाई लगा दिया, ठीक है, आज की क्लोजिंग इसने 430 पे दे दी। अब जैसे कल ये 400-500 के नीचे ओपन होगा और जैसे ही 500 को क्रॉस करेगा ना, यहां फटाफट शॉर्ट कवरिंग स्टार्ट हो जाएगी। यानी जो ये लोग ने आज पोजीशन यहां पे कवर करके नहीं गए वो सभी लोग अपनी पोजीशन को कवर करेंगे क्योंकि उनका लॉस अब बढ़ जाएगा। क्योंकि पिछले जो रेजिस्टेंस बना रहा था मार्केट, उस रेजिस्टेंस के ऊपर जाके ट्रेड करना स्टार्ट किया है। तो यहां पे क्या होगी, ये लोग पोजीशन को कवर करेंगे और बहुत सारे लोग वेट करते रहते हैं कि मैं ब्रेकआउट पे ही ट्रेड करूंगा। जैसे मैं ब्रेकआउट ट्रेडर हूं, ज्यादातर मैं ब्रेकआउट को ट्रेड करता हूं, तो मैं इंतजार यहां पे करता रहूंगा कि जैसे ब्रेकआउट होगा मैं ट्रेड करूंगा अगले दिन। तो ये 500 के ऊपर की जो मूवमेंट होगी ना, ये बहुत फास्ट मूवमेंट होगी। अब इसके ऊपर का फिर रेजिस्टेंस क्या होगा, देखिए यहां पे तो रेजिस्टेंस को इसने ब्रेक कर दिया, इसके ऊपर वो रेजिस्टेंस होगा जो पिछले बार से ये गिरते हुए जहां से गिरना स्टार्ट किया होगा और जो उसने एक स्विंग हाई लगाया होगा वो जाते वक्त यहां पे रेजिस्टेंस होगा। यहां पे मैंने नीचे का ही दिखाया आप लोग को, मान लेते हैं, एक मिनट में इसको जरा हटा देता हूं। हाँ, तो इसका अगला रेजिस्टेंस क्या होगा, रेजिस्टेंस ये होगा जहां से ये लास्ट टाइम जो इसका प्रीवियस हाई, जैसे मार्केट यहां से गिरना स्टार्ट किया, यहां से एक बार हाई लगाया और ये यहाँ पे मान लीजिए ये लेवल यहाँ पे है और यहाँ से वापस ये बाउंस बैक करके यहाँ गया और यहाँ से ये गिरना स्टार्ट किया। तो हमारे पास ये 3 रेजिस्टेंस बने और रेजिस्टेंस के बाद ये कहाँ तक जाएगा, तो रेजिस्टेंस के बाद जो ये पिछला स्विंग हाई इसका लगा होगा, रेजिस्टेंस क्रॉस करने के बाद, ध्यान दीजिएगा, रेजिस्टेंस क्रॉस करने के बाद जो पिछला स्विंग हाई लगा होगा वो, या फिर यहाँ पे अगर कोई इसने सपोर्ट बनाया होगा तो वो हमारा अगला रेजिस्टेंस होगा, या ये रेजिस्टेंस होगा और वो हमारा इसका टारगेट भी उसी लेवल के आसपास होगा। अब मान लीजिए इससे और इसकी बीच की दूरी मान लीजिए 1000 पॉइंट है, तो हम ये मान के चलेंगे कि हमारा टारगेट यहाँ से 800 से लेकर के 1000 पॉइंट के बीच का हमारा यहाँ पे टारगेट
हो सकता है, ठीक है। और अगला रेजिस्टेंस भी यहीं पे बैंक निफ्टी को मिलेगा। ये जरूरी नहीं है कि ये रेजिस्टेंस बिल्कुल पास में जाकर टच करे, हो सकता है उसके पहले बना दे, कुछ यहाँ पे चीजें आपको दिखने लगे, चार्ट पैटर्न में कुछ चीजें दिखने लगे जिससे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि हाँ अगला रेजिस्टेंस ये यहाँ पे बना रहा है। टारगेट के लिए नेक्स्ट चीजें और भी देख सकते हैं। टारगेट के लिए ये भी देखते हैं कि ये जो रेंज बनी है, ये रेंज कितनी बनी है, तो इस रेंज को भी हम टारगेट पकड़ते हैं। मान लीजिए ये रेंज 800 की है, तो नेक्स्ट टारगेट हमारा 700 से 800 का भी होगा। तो टारगेट के लिए ये रेंज पकड़ लेते हैं। और अगला रेजिस्टेंस कहां पे मिलेगा, तो जहां से इसने गिरना स्टार्ट किया था या पिछला जो इसका स्विंग हाई लगा होगा वो हमारे लिए अगला रेजिस्टेंस होगा, क्योंकि पिछली बार ये स्विंग हाई बना के इस जगह के आसपास गया था और यहीं से ये गिरना स्टार्ट हुआ था। तो यही हमारे लिए अगला यहाँ पे टारगेट भी होगा और यही हमारे लिए अगला रेजिस्टेंस भी यहाँ पे बैंक निफ्टी को या स्टॉक्स को या जो भी चार्ट आप देख रहे हो उस चार्ट को यहाँ पे मिलेगा। तो चार्ट को सबसे आसान भाषा में मैं आप लोग को बता रहा हूँ सपोर्ट रेजिस्टेंस को, तो इसको ध्यान से देखिए। अब सेम काम यही काम बैंक निफ्टी करता है जब सपोर्ट लेता है। जब सपोर्ट में भी सेम चीजें होती है, जैसे ये यहाँ पे सपोर्ट बना रहा है, मान लीजिए अगर ये सपोर्ट को यहाँ से सपोर्ट को ब्रेक करेगा तो यही इसका टारगेट हो जाएगा। जैसे ये सपोर्ट 3 बार इसको जाके सपोर्ट ले रहा है, अभी तक हम रेजिस्टेंस देख रहे थे। मान लीजिए बैंक निफ्टी क्या कर रहा है, ये ऊपर से आया, ठीक है, यहाँ पे इसने एक रेंज बनाया और ये मान लीजिए ये सपोर्ट बनाते हुए चल रहा है, ये ऊपर ही रेजिस्टेंस बनाते हुए चल रहा है। इस बीच के जो ट्रेड होते हैं ना, यही ट्रेड यहाँ पे फास्ट मूवमेंट का कारण बनते हैं। जो इस बीच में जो ट्रेड लोगों ने लिए होते हैं ना, होप ट्रेड इसको बोलते हैं। मान लीजिए छोटी सी रेंज, अगर ये बड़ी रेंज है तो हो सकता है इस सपोर्ट के पास में आके लोग बाइंग करें, रेजिस्टेंस के पास आके लोग सेल करें, सपोर्ट के पास आके बाइंग करें, रेजिस्टेंस के पास आके सेल करें। ये भी सारी चीजें बताऊंगा। पहले इस वीडियो को ध्यान से देखिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस किस तरह से बाइंग करेंगे या किस तरीके से हम सेल करेंगे, उसके बाद सपोर्ट रेजिस्टेंस को ही किस तरीके से ट्रेड करेंगे वो भी बताऊंगा। तो यहाँ पे अभी मान लीजिए ये क्या कर रहा है, ये यहाँ पे सपोर्ट बना रहा है। जब मार्केट यहाँ से ऊपर की साइड से यहाँ पे आएगा, इस जगह पे कुछ चीजें बनेंगी। ये सपोर्ट मान लीजिए बन रहा हो 32,000 का, हो सकता है ये 32,000 का बना हो सकता है वो 31,800 का हो सकता है यहाँ पे ये 31,900 का हो। ये 3 जो लेवल मैंने बताए हैं, 1 2 3, तो हो सकता है 32,000 का हो, 31,800 का, 31,900 का हो। तो हमारे लिए जो रेजिस्टेंस लेवल कौन सा हो गया, हम ये मान के चलेंगे कि बैंक निफ्टी 31,780 के नीचे अगर जो भी लोवेस्ट पॉइंट है उसके 20-30 पॉइंट आपको पकड़ लेना है, जो भी हाईएस्ट पॉइंट है उसके 20-30 पॉइंट ऊपर का पकड़ के चलना है। ये कोई 20-30 पॉइंट पकड़ के चलता है, कोई 50 पॉइंट भी पकड़ के चलता है, कोई एग्जैक्ट लेवल को ही ट्रेड करता है। ये अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से लोग डिसाइड करते हैं। तो यहाँ पे ये इसके नीचे अगर निकलेगा तो मेरे क्या होगा कि मेरे इस रेजिस्टेंस को इसने ब्रेक कर दिया। देखिए रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया नीचे की साइड में, सपोर्ट रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया, ऊपर निकल गया, सपोर्ट को ब्रेक करके ये नीचे आएगा। लेकिन बहुत सारे ट्रेड इसके बीच में भी बनते हैं कि हम सपोर्ट को बाइंग करके रेजिस्टेंस के पास पहुंचते हैं। तो यहां पे क्या कंडीशन होगी, अभी मैंने आपको सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई करना बताया। सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे बेहतरीन से बेहतरीन ट्रेड कैसे लेंगे, ऑलरेडी मैंने बाइंग साइड का बताया। तो क्या हुआ, यहां पे होप ट्रेड बनेंगे। जब ये होप ट्रेड के एसएल करते हैं ना, तो बेस्ट मूवमेंट मिलती है जो हम ऑप्शन बायर के लिए काम करती है। इस रेंज में जब तक ये फंसा हुआ है तब तक ऑप्शन सेलर के लिए बेस्ट पैसा यहां पे बनेगा, क्योंकि उस रेंज को वो क्रॉस नहीं कर रहा है। ऑप्शन बायर के लिए बेहतरीन पैसा कब बनेगा, जब वो इस रेंज को क्रॉस करके ऊपर या इस रेंज को क्रॉस करके नीचे आएगा। तो यहां पे जो मूवमेंट होगी वो फास्ट होगी। ये मूवमेंट जो होती है वो स्लो मूवमेंट होती है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सेलर होते हैं उनको टाइम डिके मिलता रहता है, क्योंकि उनको पता है इस लेवल के आसपास कहीं सेलर आ जाते हैं, इस लेवल के पास थोड़े बायर आएंगे। और बहुत सारे लोग इंतजार करते हैं, जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस ट्रेड करते हैं वो इंतजार करते रहते हैं कि मार्केट इस रेंज को ब्रेक करे तब मैं पैसा यहाँ पे डालूंगा। बहुत सारे लोग सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस को